पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भारतीय विजन का विस्तार, विम्स्टेक यानी विम्स्टेक भारतीय विजन के विस्तार के तरीके से काम करता हुआ नजर आ रहा है। और इस खबर पे बात करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वीना सीकरी जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है। मैं बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमजद सीकरी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि विम्स्टेक की आज के समय में उसकी प्रासंगिकता कहिए या उसको किस प्रकार से रिलेवेंट कहा जाए, और इसका जो गतिशीलता है वो कैसे भारत के लिए बड़ा जरूरी है, और आज की जो बैठक जो एनएसए लेवल की, सिक्योरिटी लेवल्स की जो हुई है, उसमें क्या कुछ बड़े आउटकम्स आप देख रही हैं? जी, मैं समझती हूँ कि ये जो सिक्योरिटी चीफ्स की बैठक हुई है, बिम्स्टेक के सिक्योरिटी चीफ्स, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और सिक्योरिटी चीफ्स की सहमति सब चीज़ों पे जो आपने जिक्र किया, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन चीज़ों पे सिक्योरिटी चीफ्स की सहमति बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि जब फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति पे बात होती है, और अक्सर सारे जो मीटिंग्स होते हैं विदेश नीति पे ही होते हैं, लेकिन उसमें सिक्योरिटी का जो मामला है ये एक तरफ हो जाता है। और लेकिन हमारी नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी के लिए और एक्ट ईस्ट फॉरेन पॉलिसी के लिए इनका जो मेल हो रहा है बिम्स्टेक में, बिम्स्टेक एक मेल है, एक पुल है जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच बंधा हुआ है। और इसमें जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी है साउथ एशियन नेबर्स के लिए, और हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है साउथ ईस्ट एशियन नेबर्स के लिए, हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड जो है, इनका जो मिश्रण होता है ये बिम्स्टेक के थ्रू होता है। और इसमें जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं ये बिल्कुल प्राथमिकता लेती हैं, क्योंकि इसमें अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम कम्युनिटी वेलफेयर करना चाहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, पीपल टू पीपल करना चाहते हैं, सारी चीज़ों में सिक्योरिटी इश्यूज पे समझौता बहुत ज़रूरी है, ताकि ये अन्य चीज़ें जो हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी, कॉमन वेलफेयर, ये सब चीज़ें आगे बढ़ सके सिर्फ अगर काउंटर टेररिज्म पे समझौता हो और सारे देश ये नियुक्त कर लें कि हम काउंटर टेररिज्म करेंगे और टेररिज्म के ग्रुप को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। साइबर सिक्योरिटी की बात है, और मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंडो पैसिफिक का जो मामला है, हमने देखा है कि आज के दिन में क्वाड की समिट पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन होगी या ना होगी, इन देशों के साथ जो इंडो पैसिफिक के साथ जुड़ी हुई हैं, इनके साथ हमारे लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी पे समझौता बहुत जरूरी है। तो ये सब चीज़ों पे चर्चा हुई थी, निर्णय हुआ है, और इसलिए मैं समझती हूँ कि ये जो बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ्स की बैठक दिल्ली में हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फार साइटेड है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी का विजन है इंडो पैसिफिक पे, बिम्स्टेक पे, इन्हें फुलफिल करने के लिए ये सिक्योरिटी चीज की बैठक उसको आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, किस तरह से आप देखते हैं बिम्स्टेक का मंच हो और सिक्योरिटी कंसर्न्स में एक साझे हित के साथ हम विकास को भी लेकर आगे बढ़ने के लिए तत्पर नजर आते हैं? भारत का महासागर विजन भी खासतौर से आज जिसका जिक्र एनएसए डोभाल साहब ने भी किया है, आपको लगता है कि एक कोर एरिया है जो हमको कॉमन कंसर्न्स के साथ कॉमन गोल अचीव करने के लिए आगे बढ़ने में मदद करता है? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बिम्स्टेक को समझते हैं तो पहली बात यह है कि बिम्स्टेक एक तरीके से ये ट्रांस रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, कि जहाँ पे साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के महत्वपूर्ण देश इसके सदस्य हैं। ये निश्चित रूप से एक तरीके क्योंकि भारत का जो एक थ्रस्ट था कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इस क्षेत्र में हम कोऑपरेशन को आगे बढ़ाएं, तो पाकिस्तान बहुत कुछ हद तक सहयोग इसमें नहीं कर पा रहा था, और एक तरीके से जियो स्ट्रेटेजिक हर्डल क्रिएट किया हुआ था। तो भारत ने एक विकल्प के रूप में बिम्स्टेक देशों का एक संगठन बनाया, और इसमें आप देखिए कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश और 2 जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, थाईलैंड एंड म्यांमार, इसके सदस्य हैं। इस नीति के बेसिकली आप मोटे तौर पे आप देखते हैं कि एक तो ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के पार्ट हो गया, इसी को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये हमारे जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको भी आगे बढ़ाता है, उसको भी संवर्धित करता है, चाहे वो सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखो। और सिक्योरिटी में मैं बात कहूँगा कि 2 तरीके की, जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है जिसमें आप मिलिट्री, खासकर जब बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं और जिस तरीके से चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेंट म्यांमार में और बांग्लादेश में करना चाहता है, और जो सोनादिया पोर्ट और हम्बनटोटा पोर्ट जी। और जो डेवलप कर रहे थे, तो निश्चित रूप से हम सिक्योरिटी के हिसाब से भी इन देशों के साथ में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी पार्ट है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का पार्ट है, और आप ये कहें कि मोटे तौर पे वो जो हमारी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जिसमें आसियान की सेंट्रलिटी है, वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का भी पार्ट है कि हम किस तरीके से जो बढ़ता हुआ चाइनीज प्रभाव है, खासकर सुरक्षा की दृष्टि से और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज, जब हेल्थ सिक्योरिटी की बात करते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, और किसी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाते हैं तो लगता है कि पूरा चाइनीज शैडो बना हुआ है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, सर्विस सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में। तो भारत ने एक पहल की कि जो कहते हैं कि भारत का जो है कि सबका साथ सबका विकास, और इसमें कि हम जो भारत एक निश्चित रूप से एक रिप्लेसमेंट और आप ये कहिए एक सपोर्टिव हैंड होगा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, तो उसमें बिम्स्टेक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब बात आती है दो चीजें जो भारत का हमेशा, एक तो मानव केंद्रित विकास की हम जो बात करते हैं, तो मानव और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में भी ये पक्ष बहुत मजबूती के साथ में है, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी ये पक्ष बहुत, और ये भारत का कहना कि कोर एक तरीके से अप्रोच है जिसका सहयोग तमाम देशों के साथ मिलता हुआ नजर आता है। मिस्टर सीकरी, क्योंकि नेबरहुड फर्स्ट की बात हो या फिर हम एक्ट ईस्ट की बात करें, महासागर विजन की बात करें, भारत की जो फ्री नेविगेशन की पॉलिसी है, सिक्योरिटी है, जो तमाम देशों के साथ में मिलकर आगे बढ़ने को लेकर भारत जो रीजनल जो तरीके से आर्किटेक्ट खड़ा कर रहा है फ्री नेविगेशन को लेकर, उसमें तमाम सहयोगी देशों का भारत को लगातार साथ मिलता नजर आ रहा है। और हाल फिलहाल के प्रधानमंत्री मोदी के दौरों, जो विदेश दौरे, उसमें भी ये दिखाई पड़ता है। आपको लगता है कि भारत की इस बढ़ती हुई भूमिका को सहयोगी देशों का लगातार सहयोग मिलता दिखाई पड़ रहा है? जी बिल्कुल। मैं तो सोचती हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है महासागर का, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन, इसमें ये जो विजन है ये रीजनल विजन है। बिकॉज मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है वो एक देश अपने आप कर नहीं सकती, क्योंकि नेबर्स की बहुत ज़रूरत होती है। और ये जो हमारी कोस्ट लाइन है ये साउथ ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को स्ट्रैडल करती है, दोनों में मिलती है। इसलिए मैरिटाइम सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक के लिए सब देशों को इकट्ठा मिलजुल के इसे निपटाना बहुत ज़रूरी है, और हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ की बहुत कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे जो आज ये बैठक हुई है इंडिया में, इसमें रीजनल तौर पे हम कलेक्टिवली सारे लीडर्स को, सिक्योरिटी चीफ्स को बता रहे हैं कि देखिए ये सब चीज़ें हमें मिलजुल के करना है, ये आपके लिए भी फ़ायदा है, हमारे लिए भी फ़ायदा है। इस पे ट्रेड बड़ी आसानी से हो जाएगा अगर सिक्योरिटी मेजर्स सब मिल के लें, तो ट्रेड बड़ा अच्छा होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगी, और इंडिविजुअल पीपल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म जो हम करना चाहते हैं, टेररिज्म के खिलाफ जो काम करना चाहते हैं, उसमें इंडिविजुअल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और आजकल हमने देखा है कि बांग्लादेश वगैरह देशों में कैसे रेडिकलाइज ग्रुप्स की प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए ये उनको बताना कि देखिए ये आपके लिए ठीक नहीं है और सबके लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर एक देश में ये रेडिकलाइज एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाएं और टेररिस्ट ग्रुप्स इकट्ठे हो जाएं तो पूरे रीजन में फैल जाएंगे। तो इसलिए ऐसे मौक़ों पे ये मैसेज जो है सारे देशों को इकट्ठा जाता है, और कोई अलग से एक एक में कहना वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जैसे रीजनली कहना सिक्योरिटी इश्यूज पे। इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये जो हमारी बैठक आज हुई है इससे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है हमारे प्रधानमंत्री जी के का विजन जो है इंडो पैसिफिक के लिए, मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए, नेबरहुड फर्स्ट के लिए, ये सब का जिक्र बहुत जोरों से हुआ है, इफेक्टिवली हुआ है। जी संजय भारद्वाज जी, क्योंकि जिस प्रकार का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त दुनिया में देखने को मिल रहा है, उस लिहाज से भारत तमाम देशों के साथ, चाहे वो ग्लोबल मंच हो या फिर रीजनल इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स हो, भारत सहयोग के दायरे को लगातार तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जिसमें न सिर्फ भारत के हित जुड़े हुए हैं बल्कि वैश्विक भलाई को लेकर भी भारत की बात आज आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। बिम्स्टेक भी उस प्रकार के भारत के विजन को विस्तार देता हुआ एक मंच दिखाई पड़ता है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से जब हमने G20 सम्मेलन को होस्ट किया था उसके बाद से जो भारत एक ग्लोबल साउथ की एक वॉइस दुनिया के सामने बना था, और हमने कोशिश किया था कि जो ग्लोबल कमेंट्स हैं,
चाहे वो एनवायरमेंटल इश्यूज हो, टेररिज्म हो, एनर्जी, ये सब समुद्री सुरक्षा हो, इन सब को भारत पुरजोर रूप से दुनिया के सामने रखेंगे। और जो ग्लोबल गुड्स की जहां बात आती है, उसमें एनर्जी सिक्योरिटी है, हेल्थ सिक्योरिटी है, जो डिजिटल डिवाइड्स हैं, नॉलेज डिवाइड्स हैं, इन सब से हम किस तरीके से एकजुट होकर हम निपट सकते हैं। देखिए, 4 पॉलिसी अप्रोचेस भारत ने बिम्स्टेक के माध्यम से, बिम्स्टेक के मंच से आगे बढ़ाई है। पहली बात कि हम फिजिकल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, और देखिए हमारे महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपने ट्राई नेशंस, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड जो रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, हम इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। हम वियतनाम तक इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर पूरा साउथ ईस्ट एशिया फिजिकली भारत से कनेक्ट हो गया, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि भारत का जो 70% व्यापार ईस्ट के तरफ होता है, मुझे लगता है और ज्यादा इसका क्वांटम बढ़ेगा। साथ ही साथ जो कालादान मल्टी मॉडल आपने जिक्र किया, $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है, वो भारत को बे ऑफ बंगाल से जोड़ता है, मिजोरम जो हमारा प्रोविंस है उससे, तो वो एक अलग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। दूसरा, जो हम कॉमर्शियल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो बिम्स्टेक के में जो साउथ ईस्ट एशिया के 2 कंट्रीज हैं, उनके अलावा भी जो हम कंट्रीज है, उसमें हम ईस्ट एशिया समिट है, या आसियान डायलॉग पार्टनर है, या बाकी इन्वेस्टमेंट, जैसे मोदी जी अभी इंडोनेशिया गए, तो उसमें किस तरीके से हम क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर में हम कॉपरेशंस कर सकते हैं, एनर्जी कॉरिडोर क्रिएट कर सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन से। तो बेसिकली भारत की जो नीति है कि एनहांस इकोनॉमिक डिप्लोमेसी विद दीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, तो उसमें कॉमर्शियल कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है। तीसरा जो पक्ष है, कैपेसिटी बिल्डअप। और कैपेसिटी बिल्डअप में आप देखिए कि जो बिम्स्टेक के देश हैं, उनके पास में सबसे ज्यादा बड़ा रिसोर्स है वो ह्यूमन कैपिटल है। और उसमें भी ह्यूमन कैपिटल में भी जो स्किल्ड, हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनकी डिमांड पूरे दुनिया में है। चाहे वो सिंगापुर में जाइए, आगे आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी जाइए, तो दुनिया का एक तरीके से चाहे आईटी सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, इन सब सेक्टर में भारत का जो स्किल्ड, हाई स्किल्ड वर्क फोर्स है, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बना हुआ है। तो भारत कैपेसिटी बिल्डअप में, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स हो, सेमीकंडक्टर्स हो, उसमें ज्वाइंट वेंचर्स के माध्यम से सहयोग करके हम आगे बढ़ रहे हैं। जो आखिरी जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ये सब हार्ड पावर के रूप में नहीं, टेररिज्म एक इश्यू है, समुद्री सुरक्षा एक इश्यू है, और बाकी दुनिया की, लेकिन उसमें एक भारत का हमेशा एक अप्रोच रहा है, सॉफ्ट पावर का अप्रोच, कि हम भारत की जो सांस्कृतिक जुड़ाव है दुनिया से, जो भारत की अपनी एक अनोखी संस्कृति है, उसके माध्यम से हम दुनिया से जुड़ेंगे। और बिल्कुल, और शायद हमारे जो उसका आधार है वो हमेशा उसको और मजबूती प्रदान करता नजर आता है। मिस्टर सीकरी, क्योंकि सार्क की निष्क्रियता के बाद में बिम्स्टेक जैसा मंच जो एक गतिशीलता के साथ आगे बढ़ता हुआ और आज के समय की जो समस्याएं हैं उसकी व्यवहारिक ज़रूरतों का या व्यवहारिक समाधान निकालने के लिहाज से भी एक बेहतर मंच बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी, बिम्स्टेक का जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज्यादा है। सार्क में तो वैसे तो भारत तो तैयार है सार्क में, लेकिन हमने बिल्कुल कहा है कि टॉक्स एंड टेरर डोंट गो टुगेदर। तो जब तक पाकिस्तान का रवैया बिल्कुल टेररिज्म से ड्रेंच्ड है, और वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का बिल्कुल एक दुनिया में सबसे बड़ा प्रैक्टिशनर है, तब तक तो पाकिस्तान के साथ सार्क में कुछ भी बढ़ोतरी, बायलैटरल रिलेशन में भी या सार्क के जरिए बिल्कुल कुछ एडवांसमेंट हो ही नहीं सकती, वो करना ही नहीं चाहते, और वो एक प्रिवेंटिव बन जाते हैं। इसलिए हम सार्क को करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बात जो है वो बहुत बीच में आ जाती है। बिम्स्टेक में ऐसी कोई अड़चन नहीं है, और सारे बिम्स्टेक के देशों के जरिए हम देखते हैं कि पूरी यूनाइटेड अंडरस्टैंडिंग है, और वो तैयार है। जरूर आजकल के दिन में पाकिस्तान अपना रोल बांग्लादेश पे बहुत हावी कर रहा है, और वो उसकी पूरी कोशिश है कि बांग्लादेश को भी अपनी तरफ खींच के ले जाए। लेकिन बांग्लादेश की आवाम जो है वो पूरी तरह से तैयार है रीजनल कोऑपरेशन के लिए, बिम्स्टेक के लिए। बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट भी ढाका में ही बेस्ड है, तो इसमें बांग्लादेश का हाथ बहुत जरूरी है, क्योंकि सेक्रेटेरिएट उन्हीं के देश में है। तो लेकिन मैं सोचती हूँ कि बिम्स्टेक की जो ऐसे मीटिंग्स होती हैं, कलेक्टिव मीटिंग्स होती हैं, उससे बिम्स्टेक की गतिविधि बहुत बढ़ेगी आगे, बल्कि अपना रिलेवेंस को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाता नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए।